हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम हिंदी का सेट 4 करेंगे, जो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं गद्यांश से, और गद्यांश और पद्यांश इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हों, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ये आप ज़रूर करके जाएं। प्रैक्टिस आपकी लैंग्वेज हिंदी होगी, संस्कृत या हिंदी, इंग्लिश में कुछ भी हो, उसके आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपको बहुत कम मेहनत में अच्छे नंबर दिलाते हैं। तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें। और देख लेते हैं इसका क्या है। जैसे आप सबसे पहले सबके अपने अपने करने के तरीके हैं कि लोग पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं। ये भी कई हद तक ठीक है, लेकिन मैं आपको राय दूंगी कि आप पहले पूरा गद्यांश पढ़ें, एक सरसरी निगाह में फटाफट अपना उसका रीड कर लें, फिर प्रश्न पढ़ जाएं तो आपको इजी रहेगा। तो और कम समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें समय बचाना होता है। पेपर लेंथी भी होता है और समझ वाला भी होता है, तो इसलिए आप इसे पहले पढ़ें, समझें और फटाफट प्रश्नों के आंसर करें। तो देख लेते हैं। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी घर में ही बना हुआ है। पहले ये था कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको व्यवहारिक ज्ञान दे देते थे। आज हम अलग अलग रहते हैं, तो हमें यही लगता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ दें। तो वही वो कह रहे हैं कि घर से ही ये स्टार्ट हो गया है कि 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाए। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों को सही दिशा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता, अच्छा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का क्या अर्थ है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला ना आज तक कहीं खुली है और ना ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भी शब्द क्या है, तो निपात है। निपात एक अलग संज्ञा है। जैसे हम कहते हैं अलग शब्द, जैसे ही, तो, हाँ, मत, नहीं आदि, ये शब्द निपात कहे जाते हैं। कई बार आता भी है प्रश्न, ग्रामर की दृष्टि से भी आ जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें निपात छांटिए। तो निपात ये आप देख ही रहे हैं, ही, तो, हाँ, भी, मत, नहीं, ये सब निपात शब्द हैं। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है, यानी दूसरी सच्चाई को दूसरे वर्डों में हम क्या कह सकते हैं, वास्तविकता, है ना। तो ऑप्शन सी राइट है। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। उन्होंने अभी हमने जब ये पढ़ा था तो हमने समझा था कि दाम्पत्य का अर्थ कोई नहीं जानता, यानी दाम्पत्य का अर्थ ना जानना ही घर टूटने और बिखरने का मुख्य कारण है। यदि आप चाहें तो मैं इसकी व्याख्या कर दूं, अदरवाइज इतना ही काफ़ी है। हर घर में किसी चीज़ का आग्रह बना हुआ है। किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है कि बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का आग्रह बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना ज़रूरी है। अच्छे माता पिता बनने का, लेखक चाहते हैं कि अच्छे माता पिता बनने का मतलब ज्ञान दिया जाए, ना तो कोई देख रहा है ना कोई बता रहा है, यानी इसी बात पर वो जोर दे रहे हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट है, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकें, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सकें, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो आपके लिए सही क्या है, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जिससे बेहतर समाज का कल्याण किया जा सके, यानी माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब खुद जानेंगे तभी आप एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट है, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। तो आपने कहा कि जब राइटर बता रहे थे, लेखक बता रहे थे कि घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला
खुलने के प्रति सजग नहीं है, क्योंकि ना तो ऐसा लग रहा है, जैसे यहाँ पे दिया था ना, उन्होंने कहा था कि समाज और सत्ता दोनों या तो इसे संकट के प्रति सजग नहीं है, इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। क्या घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खुलने के प्रति सजग नहीं है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है। दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। लेखक ने यह स्पष्ट किया कि लोग शादी तो कर लेते हैं किंतु उसका मतलब नहीं समझते, वह ये जानते ही नहीं कि कितना मधुर एवं पावन बंधन है ये। अतएव हमारे लिए यह ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत हम कैसे करें। माता पिता शब्द युग्म है क्या? सार्थक निरर्थक शब्द युग्म या सार्थक शब्द युग्म या निरर्थक शब्द युग्म या पूर्वर्थ शब्द युग्म। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी, क्योंकि ये सार्थक यानी माता पिता एक शब्द सार्थक ही है, यानी जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। नेक्स्ट है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर करने हैं। प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह, यानी जो प्रा उपसर्ग, उपसर्ग यानी जो आगे लगते हैं, उससे हमें शब्द समूह बनाना है। तो प्रा से क्या? प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, ये शब्द युग्म है। प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, पदपत्र या प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। तो आपने कहा प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? भाग्यवाद का। कवि ने भाग्यवाद की महिमा का खंडन किया है। विधि अंक से क्या तात्पर्य है? विधि माने भाग्य विधाता और अंक माने लिखा हुआ, यानी विधि अंक से आशय है भाग्य में जो लिखा हुआ हो। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता है तो क्या होता? अगर भाग्य ही सब कुछ होता है, यानी मान लीजिए आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते एग्ज़ाम को पास करने के लिए और आप ये सोच लेते हैं अरे भाग्य में होगा तो हम पढ़ लेंगे, भाग्य में होगा तो एग्ज़ाम पास हो जाएगा। अगर ये आप यही सोचते कि भाग्य ही सब कुछ है तो क्या होता? धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। यही तो होता, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करता, कुछ नहीं करता, अपने आप ही सब कुछ हो रहा होता। तो वो क्या है। फिर नेक्स्ट है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? उगल, रत्न, स्वयं या प्रबल। तो रत्न हुआ है। तुकबंदी के कारण रत्न शब्द बदलते हुए प्रयुक्त हुआ है। रत्न शुद्ध स्वरूप है, रत्न दिया ना तुकबंदी का, ये देखिए रत्न उगल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? वसुधा माने क्या होता है? पृथ्वी। तो जलधि, जलादि नहीं, समुद्र का है ये। महीप नहीं, वाराधि नहीं, ये भी समुद्र का। तो वसुंधरा, वसुंधरा क्या है? वसुधा का समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची है। अब आपको इससे सही विकल्प चुनने हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है क्या? विभिन्न संदर्भों में बातचीत, यही सबसे बेहतर तरीका है मौखिक अभिव्यक्ति का। अब है नेक्स्ट, भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य है। सतत और व्यापक आंकलन यानी वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आंकलन, भाषा के व्याकरण का आंकलन, सी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों की क्षमता का आंकलन, डी पढ़कर समझने की क्षमता का आंकलन। तो ऑप्शन राइट होगा सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की दक्ष क्षमता का आंकलन। यानी सतत और व्यापक आंकलन वही है जो आपको मौखिक और लिखित रूपों की क्षमता का आंकलन दे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य यही है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों की प्रयोग की क्षमता का आंकलन किया जाए। नेक्स्ट है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। साधनों का यानी दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग
का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ये तो है ही, आधुनिक तो हो ही रहा है, ऑनलाइन इतना कुछ हो गया। फिर है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना, ये भी ठीक ही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ये भी सही है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये नहीं आता। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपके दृश्य श्रव्य साधन आए तो आप निर्देशन का पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये राइट, यानी ये नहीं होगा, इसका मतलब यही राइट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने नहीं हमसे पूछा है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको इस आंसर नहीं आ रहा हो कि क्या सही होगा, तो आप सारे ऑप्शन पढ़िए, फिर आप इनको देखिए कि ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो क्रॉस करिए और आगे बढ़िए। बेस्ट चीज़ अब ये भी हो गई है कि आपके पास ऑफलाइन पेपर है, तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता पर ध्यान देना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ना कि विद्यालय प्रमुख निर्देशकों का पालन करना। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक की भाषा, यानी पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो किससे संबंधित है? जैसे बच्चों की घर समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। हाँ, राइट। तत्समय प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए और अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। नहीं, जब हम बच्चों को किसी भी, मतलब अगर हम खुद भी पढ़ें तो टफ़ चीज़ें हम लोग बहुत मुश्किल से सीख पाएंगे और हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा और हम छोड़ देंगे। तो इसलिए पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, यानी आप भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? तो राइट ऑप्शन डी होगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। भाषा इसीलिए सिखा रहे हो कि आपको कब ज़रूरत पड़े तो आप उसे मतलब प्रयोग में ला सकें। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, बिल्कुल, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणीय नियमों का स्मरण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, भाषा प्रयोग के अवसर। और एक आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ अवसर हो और पॉजिटिव में आए तो वही आपका राइट ऑप्शन होता है, जल्दी समझने और उसको आंसर को करने के लिए। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, यानी राइट ऑप्शन ए है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन जो है वो बाल साहित्य का विविध उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो कैसी कहानी आप करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, है ना। यानी इतने छोटे बच्चे भी नहीं रह जाते कि हम कहें राजा रानी, ऐसे भी नहीं होते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे। तो आप क्या रखेंगे? जिनमें शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ठीक, अगर चित्रात्मक होगी तो वो कहानी को बड़ी ही रुचिकर यानी बहुत इंटरेस्ट वे से समझ पाएंगे और उसको मतलब एक जब आप चित्रात्मक बताओगे तो वो अपने माइंड में कल्पना शक्ति को जागृत करेंगे, यानी कल्पना शक्ति उनकी तीव्र होगी। इसलिए हम फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों के लिए चित्रात्मक शैली का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसी प्राथमिकता होनी चाहिए बताइए? एक, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना चाहिए। नहीं, केवल शब्द तो आप काट ही दें, आप जल्दी करने के लिए कि देखें केवल और ही और नेगेटिव दे रहे हैं तो आप बिल्कुल इनको हटा दें। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का ही विकास करना गलत। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। डी, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। लेकिन उसमें पूछ रहा है प्राथमिकता, तो क्या होगा? बच्चों की रचनात्मक, चित्रात्मकता में ही रचनात्मक आ जाएगी, यानी क्रिएटिविटी आ जाएगी, और मौलिकता को पोषित करना। यानी ये जो डी वाला ऑप्शन भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो है वो सी है, जिसमें डी समाहित है।
आप इसकी व्याख्या देख लें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा शिक्षण संबंधी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उनमें रचनात्मक और मौलिकता के तत्वों को पोषित किया जाए ताकि उनका आंतरिक विकास हो सके। नेक्स्ट है पढ़ने का प्रारंभ। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। बताइए। देखिए, हम जैसे वर्णमाला से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे अच्छा जो है वो अर्थपूर्ण सामग्री से है। कैसे? जब आप वर्णमाला, वो बच्चा ऐसे ही बोला जा रहा है क ख ग घ ग आ ये जो भी बोल रहा है तो वो बोले ही जा रहा है, लेकिन जब वो उसका अर्थ समझ कर बोल रहा है तो उसका वर्ण भी उसको स्टार्ट कर पा रहा है और उसके जो मन में या मन का जो विकास हो रहा है वो भी पोषण उससे मिल रहा है। यानी उस पर ऐसे ही नहीं तो जैसे आपने सेब दिखाया तो सेब में उसकी चित्र बना, वो बोल भी रहा है, वर्ण भी आ रहे हैं, मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है, वो उसको पिक्चर्स को भी देख रहा है ना, और अर्थपूर्ण भी समझ रहा है। इस तरह से आम है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? यानी भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ऐसा तो नहीं है कि लिखित ही होती है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन आपका है बी, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पत्ती के रूप में इसका प्रयोग करना, सीख विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता, या डी, बच्चों को अनुशासित करना। तो अनुशासित करना तो कहीं भी आता ही नहीं है, तो यानी ये आपका नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन जो है आपका वो सी है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। जब बच्चे रोल प्ले करेंगे तो डायलॉग बोलेंगे तो वो भाषा का प्रयोग करेंगे, वही उनको अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड या भाषा प्रयोगशाला। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? ए, भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो आपका जो सबसे अच्छा और सही आंसर है वो ए है, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। यानी जो उसने त्रुटि की है वो, और जो सही है उसमें आप अंतर पहचानने को बताएंगे और उसका अवलोकन करेंगे, यानी उन दोनों में अंतर बताएंगे कि देखिए ऐसे लिखा जाता है और आपने ऐसे लिखा है। उस तरह से करते हुए आप उनको सही पहचानने का अवसर देंगे। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कतिपय बच्चे कक्षा में लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर दें। आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।